Assalamu students. On the fifth day, we'll study applied grammar. Some topics from applied grammar. जैसे इसमें phrasal verbs, essay, paragraphs और letters हैं. तो आज के दिन हमने 10 phrasal verbs, एक letter और एक essay, पैराग्राफ पढ़ना है. देखिए, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस. डील विद. अब सेम तालिक देखिए, रिगार्डिंग और अबाउट. ये मीनिंग इसका द नॉवेल्स ऑफ जैन ऑस्टन. जैन ऑस्टन क्या एक नॉवलिस्ट है. मोस्टली डील विद द सोशल प्रॉब्लम्स. जैन ऑस्टन के नॉवल जो वो क्या ज़्यादातर सोशल प्रॉब्लम से ही मुतल्लिका होते हैं. गेट थ्रू, कामयाब होना, सक्सीड. ही इज़ वर्किंग. यहाँ पे देखें OR लिखा होता है, इसको वर्किंग हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. ये वो बहुत सख्त मेहनत कर रहा है इम्तिहान में कामयाब होने के लिए. टेक बाय द कॉलर, तकाजा करना, डिमांड. लेजी स्टूडेंट शुड टेक देमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक देमसेल्फ वर्क हार्ड. जो होते हैं लेजी स्टूडेंट्स होते हैं, जो सुस्त होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, वो खुद से इस बात का तकाजा करें और बहुत मेहनत करें. मैप आउट, तय करना होता है, प्लान होता है. मैप आउट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो द डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय देयर पेरेंट्स. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने माँ बाप के ही तयशुदा प्लान के मुताबिक काम करते हैं. लॉन्ग एंड शॉर्ट, समरी जो होती है, खुलासा होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट. द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द हीरो डाइज एट द एंड. इस कहानी का जो खुलासा यह कि हीरो आखिर में मर जाता है. टर्न वंस बैक, इग्नोर करना, मुंह मोड़ लेना. हिज ब्रदर टर्न हिज बैक ड्यूरिंग हिज हार्ड टाइम्स. उसके मुश्किल वक्त में उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया, उसे मुंह मोड़ लिया. फ्लोट थ्रू, पास थ्रू, याद हो जाना. द एंट्री टेस्ट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बट मैनी फ्लोटेड थ्रू. एंट्री टेस्ट बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत से लोगों ने ये याद कर लिया. डिपेंड ऑन, नंबर 8 जो है, रिलाई ऑन, इन्हिसार करना. चाइना डिपेंड्स ऑन इट्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज. चाइना अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे ही रिलाई करता है. पास अप, नज़रअंदाज करना, ज़ाया होना. वेस्ट और इग्नोर. ही पास मी अप इन द स्ट्रीट. गली में उसने मुझे देख के मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया. स्टैंड फॉर, ये नंबर 10 है, इजाज़त देना और अलाउ. द पेशेंट वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन बट हिज रिलेटिव्स डिड नॉट स्टैंड फॉर ऑपरेशन. उसकी वो पेशेंट बहुत बीमार है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है उसकी, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसे ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देते. सो स्टूडेंट्स, ये 10 फ्रेजल वर्ब्स जो आपने याद करने हैं ऑन पेज 241. ये आपकी की बुक के पेज नंबर 241 पे है. ये 10 फ्रेजल वर्ब्स आपने याद करने हैं. इसके बाद हमने इसी बुक में से एक पैराग्राफ ठीक है. टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होती है? बर्दाश्त करना, बुर्दबारी को कहा जाता है. टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन्स एंड हार्डशिप्स. क्या इसका मतलब होता है कि तकालीफ को, दर्द को बर्दाश्त करना. इट आल्सो मीन्स टू बियर दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ों को भी बर्दाश्त करना विच वन डज़ नॉट लाइक, जो किसी को पसंद नहीं होती. इस्लाम टीचेस अस टू प्रैक्टिस टॉलरेंस एज मच एज पॉसिबल. इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि हम जितना बुर्दबारी का मुजाहरा कर सकते हैं करें. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वाज प्रैक्टिस. सबसे ज़्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा, माफ़ किया, जो बर्दाश्त किया, वो बाय और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, मीन्स वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा किया. ही नेवर हार्म्ड एनीवन एंड नेवर थॉट इल ऑफ एनीवन. ना ही उन्होंने कभी किसी को तकलीफ, हार्म की क्या मतलब तकलीफ़ दी, और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा. ही इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. वो क्या है? बर्दाश्त करने का, बुर्दबारी का वो मिसाल है, नमूना है. एट द टाइम ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतह मक्का के मौके पर, कन्वेस्ट फतह मक्का के मौके पर, ही फॉरगिव इवन द मोस्ट बिटर एनिमीज़ ऑफ इस्लाम. उन्होंने अब तक जो सबसे बदतरीन दुश्मन थे, बिटर एनिमीज़ बदतरीन दुश्मन थे इस्लाम के, उन्हें भी माफ़ कर दिया. ही नेवर स्पोक अ सिंगल हार्श वर्ड ऑल ऑफ हिज लाइफ. उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कभी कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया. वी एज मुस्लिम्स शुड फॉलो हिज गोल्डन टीचिंग्स. हमें बतौर मुसलमान होने के नाते हमें उनके जो सुनहरी तालीमात हैं उनको, उनकी पैरवी करनी चाहिए. एंड प्रैक्टिस टॉलरेंस एज मच एज पॉसिबल. और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये आपका एक पैराग्राफ है टॉलरेंस. 10 हमने फ्रेजल वर्ब्स किए. ये है पेज नंबर 279. पैराग्राफ नंबर 1 क्या है? पेज नंबर 279. ऑन 5th डे जो लास्ट टॉपिक हमने करना है वो क्या है? लेटर राइटिंग. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर्स क्या 2 तरह के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम
इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को, न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स को, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को या ऑर्गेनाइजेशंस को लिखते हैं। अब देखें लेटर का जो होता है ना वो एक पैटर्न होता है मखसूस। अब आप देखें कि ये लेटर हमने लेफ़्ट साइड से शुरू किया, लेफ़्ट साइड पे ही एंड किया। तो इस चीज़ की, इसके बिगिनिंग एंडिंग और इसके सल्टेशन जो होती है, इसके मार्क्स होते हैं। बॉडी आपने लिखनी होती है डेफिनेटली, जब तक आप वो नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी जो बिगिनिंग और एंडिंग होती है ये बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए। जो कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल होना चाहिए, कामा जो होता है कॉमा होता है वो कहाँ पे आना चाहिए, ऐसे आपने लिखना है। तो फर्स्ट लेटर देखें, लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़ ऑन द इशू ऑफ इरेगुलर पावर ब्रेक डाउन्स। जब बिजली जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो इस सिलसिले में आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को ख़त लिखना है, उसे शिकायत करनी है उसके हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दामात करे। तो फर्स्ट जो थिंग है वो एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि हमने जो एड्रेस लिखना होता है या अपने पेपर के हवाले से है, तो सबसे पहले क्या एड्रेस क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल। देखिए एग्जामिनेशन का ई कैपिटल है, हॉल का एच कैपिटल है, उसके बाद कॉमा, फिर क्या आपने लिखा है सिटी। सिटी भी आपने लिखा कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी डॉट कैपिटल सी डॉट। अब आपने ए बी सी भी कैपिटल लिखनी है और सिटी का सी भी कैपिटल लिखना है। उसके बाद डेटेड, यहाँ पे डेटेड जुलाई, अब जुलाई तो नहीं है, अब ये जून है, जून 14 कॉमा 2020 फुल स्टॉप। अब चूँकि क्या ये 2020 का है तो ये क्या है, आज की डेट जो मौजूदा डेट होती है वो लिखनी है। मंथ का सबसे पहले फुल नेम लिखना है, फिर जो भी डेट होगी उस दिन वो लिख के जो ईयर में चल रहा होगा वो लिखना आपने। अब आपने लेटर किसको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है। तो वो क्या होगा, उस बंदे को एड्रेस करना है। द एडिटर, द का टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, देन कॉमा, द न्यूज़, ये क्या है, ये न्यूज़पेपर का नेम है, द न्यूज़, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा, प्रॉपर नाउन है। तो द का टी कैपिटल, न्यूज़ का एन कैपिटल, इस्लामाबाद, यहाँ पे भी आप ABC लिख सकते हैं लेकिन इस्लामाबाद। सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लिखा सब्जेक्ट इशू ऑफ पावर ब्रेकडाउन्स, बिजली जो बहुत जाती है। रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल, सर का एस कैपिटल, उसके बाद कॉमा, योर न्यूज़पेपर इंजॉयज अ वास्ट, या VST वास्ट, बहुत ज़्यादा रीडरशिप थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में आपका जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के ज़रिए, आपके अखबार के ज़रिए, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़, और काम की मैं जो तवज्जो वो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द स्वेयर इशू ऑफ, यहाँ पे क्या SEVERE, स्वेयर इशू ऑफ इरेगुलर पावर ब्रेकडाउन, तो बहुत ज़्यादा बिजली जाती है, मैं इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट कंट्री इज़ फेसिंग एन एक्यूट पावर क्राइसिस, बिजली का बहरान है मुल्क में, ये बात सच है। वी हैव बीन टॉलरेटिंग द लोड शेडिंग फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, हम गुज़श्ता कई सालों से लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं, बट फॉर लास्ट मैनी मंथ्स, लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से इरेगुलर ब्रेकडाउन्स हैव बिकम अ रूटीन ऑफ और सब डिवीज़न, हमारी सब डिवीज़न में ये तो एक रूटीन बन चुकी है। इट काजेज़ हैवी डैमेजेस टू कॉस्टली हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, जिसकी वजह से चूँकि बिजली कभी आती है कभी जाती है, तो हमारे घर में मौजूद हाउस होल्ड कहते हैं घरेलू इक्विपमेंट, साजो सामान अशिया जैसे फ्रिज, TV वगैरह, इस्त्री वगैरह, वो उसको नुकसान पहुँचाती है। आई होप, अब यहाँ तक तो आपने ये लिखा, अब एंड पे आपने जो एंडिंग पैराग्राफ लिखा, आई होप दैट द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत और इससे मुतल्लिका जो काम है, विल टेक इमीडिएट स्टेप्स, वो फ़ौरन इक़दाम करेंगे टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। थैंक यू, देन फुल स्टॉप के बाद थैंक यू है तो टी कैपिटल, देन कैपिटल, US सिंसियरली, कॉमा, यस कैपिटल ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्मॉल हो या कैपिटल हो, US। अब देखा आपने इसमें यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये US विदाउट कॉमा लिखना है, US सिंसियरली, कॉमा XYZ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 5th डे का काम था। अब आपने इस HOD की क्लास में, आपने इस इंग्लिश की HOD क्लास में यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1 और पोइम पढ़ी, और उसके साथ कुछ पोर्शन, कुछ जो टॉपिक्स वो ग्रामर एंड अप्लाइड ग्रामर के भी पढ़े। स्टूडेंट्स, आपने घर बैठ के इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कहीं समझ ना आए तो बार बार रोक के आराम से इस चीज़ को पढ़ना भी है, और कोशिश करें कि एक नोटबुक बनाएं और ये डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, क्वेश्चंस के आंसर्स, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये आप उस पर नीट काम करते रहें। थैंक यू। तलबा, चलते हैं आज के सबक के 5वें दिन की तरफ। तो जो सबक मैं आपको 4 दिन के अंदर मैंने पढ़ाया, जिसमें बुनियादी अकायद हैं, अक़ीदा के लुग़वी इस्तिलाही माना है, अक़ीदा की अहमियत है, इस्लामी अक़ीदे की अहमियत है, फिर उसके बाद इस अक़ीदा की अहमियत के पेश नज़र ये हो गया, फिर इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, इनमें 5 इस्लाम के बुनियादी अकायद आपको बताए थे ये, फिर उसके बाद तौहीद का मफ़हूम, लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, तौहीद की अक़साम, फिर उसके बाद
शिरक और उसके अक़साम में, शिरक के लुग़वी माना, इस्लाही माना और उसके अक़साम और उसकी ज़ैली अक़साम आपको बताई हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। 5वां दिन सिर्फ आपको पहले 4 दिन के सबक याद करने के लिए खाली छोड़ा गया है, इसमें आपने 4 दिन का सबक याद करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डे 5। आज हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह ऑन रिकॉर्ड लाया जाता है बिज़नेस में होने वाले डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को, डिफरेंट जो लेन देन होते हैं, किसी चीज़ की ख़रीद होती है, फ़रोख्त होती है, इन चीज़ों को रिकॉर्ड पे कैसे लाया जाता है, अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, अगर हम 50,000 का फर्नीचर ख़रीदते हैं तो हम लिखेंगे, वैसे तो हम लिखते हैं फर्नीचर परचेज फॉर ₹50,000, या उर्दू में कहें तो लिखेंगे 50,000 का फर्नीचर खरीदा। लेकिन अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? सिंपल, फर्नीचर आया और कैश गई। फर्नीचर कितने का आया? 50,000 का। कैश कितनी गई? 50,000। आमतौर पे ये भी रिवाज है कि इसके साथ टू भी लिख सकते हैं, आसान लगता है। फर्नीचर टू कैश। अब इस पूरी बात का मतलब है कि हमने फर्नीचर हमारे पास आया, हमने खरीदा और कैश हमने दी। इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जो चीज़ हमने इस साइड पे लिखी, पहले लिखी, इसको डेबिट कहते हैं, डेबिट एंट्री। और जो इस साइड पे लिखी टू के बाद, इसको क्रेडिट एंट्री कहते हैं। तो देखिए, जब हमने फर्नीचर खरीदने को हमने नोट किया अकाउंटिंग में, तो सिर्फ सिंपल सी इतने से शॉर्ट से अल्फाज में लिखा फर्नीचर टू कैश। इसी तरह देखिए, अगर हम मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं 1 लाख की, तो हम बजाय ये लिखेंगे मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख। 1 लाख की मशीनरी खरीदी, इसको शॉर्ट अल्फाज में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट यहाँ भी अकाउंट लिखना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। 1 लाख की मशीनरी हमारे पास आई और 1 लाख कैश हमसे गया। तो आपने देखा कि जो चीज़ हमारे पास आई वो पहले लिखी जाती है और थोड़ा सा आगे करके टू के साथ वो चीज़ लिखते हैं जो हमसे गई। जो हमारे पास आई इसको डेबिट कहा जाता है और जो हमसे गए पैसे इनको क्रेडिट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ छोटी सी लाइन लिखते हैं, इसकी डिटेल लिखते हैं हम मशीनरी, ताकि किसी भी देखने वाले को चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाए। मशीनरी परचेज कि मशीनरी खरीदी गई, इसको नरेशन कहते हैं, इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री में ये सा डेबिट है, ये सा क्रेडिट है, और इसका ये जो थोड़ी सी डिटेल लिखी गई है कि जर्नल एंट्री क्या है, इसको नरेशन कहते हैं। ये नरेशन भी जर्नल एंट्री का हिस्सा है, ये ज़रूरी है। यहाँ हमने नरेशन नहीं लिखी, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि फर्नीचर परचेज्ड। अच्छा देखिए, अगर आपने कारोबार में कोई आपके पास कार रेफर किया, आपने वो कार बेच दी, तो आप कार बेच दी आपने 2 लाख की, चलें 2 लाख की तो नहीं, आजकल बिकेगी तकरीबन 6 लाख की बेच दी आपने, चले 6 लाख की बेची, तो आपके पास 6 लाख रुपए आए, तो आप लिखेंगे कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख, और आपने दिया कि आपके कारोबार से क्या क्या, कार टू कार 6 लाख क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे कार सोल्ड, या इसकी तफसील थोड़ी सी लिख कि कैश आपके पास आया 6 लाख और कार आपकी बिजनेस से चली गई क्रेडिट। अब ये हमेशा जो चीज़ आती है वो डेबिट और जो जाती है वो क्रेडिट नहीं होती, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभार ये असूल चेंज होते हैं। वो असूल क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब एक और चीज़ देखें, मिसाल के तौर पे आपने कारोबार में किसी को सैलरी दी, आपने 5,000 सैलरी दी, तो कैश सैलरी दी ज़ाहिर है, तो कारोबार से 5,000 रुपया कैश चला गया, लेकिन उस 5,000 के बदले बिजनेस में आया तो कुछ नहीं। अब आप डेबिट क्या करेंगे? तो ऐसे सूरत में डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट, सैलरीज अकाउंट या सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी ज़्यादा होती है, आमतौर पे एक बंदे को नहीं देना होती, इसलिए सैलरीज लिखा जाता है। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट क्रेडिट, 5,000 कैश आपके बिजनेस से गई, और जब कुछ नहीं आया तो वो नोट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपने कैश दी, यानी कि सैलरीज 5,000, और यहाँ पर नरेशन लिखनी है सैलरीज पेड। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखिए, अगर आपको कमीशन मिलता है, आपके पास आपने कोई काम किया, कोई कारोबार आपका फर्ज किया, कोई एजेंट टाइप का काम करते हैं, आप एजेंसी का काम करते हैं, तो आपको कोई कमीशन मिला कारोबार में, आपको 10,000 कमीशन मिला, तो 10,000 कैश आपके पास आ गया, तो कैश तो डेबिट हो गया, कैश अकाउंट 10,000। लेकिन वो 10,000 कमाने के लिए आपके पास से गया तो कुछ नहीं, तो क्यों आया ये 10,000 कमीशन है ये 10,000। तो फिर ऐसी सूरत में जब कुछ भी ना जाए तो उसको लिखेंगे जिस वजह से पैसा आया टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अर्न्ड, ये आपकी नरेशन होगी। तो देखा, जब कारोबार से एक चीज आ रही हो कारोबार में और एक जा रही हो, तो जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। और जब आ तो कुछ रहा हो लेकिन जा कुछ ना रहा, तो जो आ रहा है कैश वो तो डेबिट करेंगे, जिस वजह से आ रहा है वो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से अगर कुछ कैश जा रहा हो लेकिन आ कुछ ना रहा हो, तो जो कैश जा रही है वो क्रेडिट तो करेंगे, लेकिन जिस वजह से वो कैश जा रही है वो वजह को डेबिट कर देंगे। अब ये बातें ज़ाहिर है, इस तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन समझ आना आसान नहीं है। अब आपको बाकायदा रूल बताए जाएंगे, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। कारोबार में जब भी कोई लेन देन होता है तो एक चीज़ को डेबिट और एक चीज़ को क्रेडिट लाजमी करना होता है, और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा लाजमी इक्वल होती है। हम ये नहीं हो सकता कि यहाँ 10,000 डेबिट करें और यहाँ 5,000 क्रेडिट कर दें या कुछ कम कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बताते हैं। जर्नल उस तरीके को कहते हैं जिससे हम डेली का लेन देन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फर्नीचर ख़रीदा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक सिंपल लिख देना, जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया है कि फर्नीचर डेबिट टू कैश क्रेडिट, और यहाँ अमाउंट लिख देना। ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसका बाकायदा एक फार्मेट होता है, और ये फार्मेट आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। जब भी आपने जर्नल बनाना है, यानी कि जर्नल का मतलब क्या है कि जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है अकाउंटिंग में, रूटीन की ट्रांजैक्शंस के जो भी बिज़नेस में लेन देन होता है, कुछ चीज़ खरीदते हैं आप, कुछ बेचते हैं, उनको रिकॉर्ड में लाना पड़ता है। वो रिकॉर्ड पे जब लाएंगे पेज पे, तो आपको जर्नल का इस तरह का फार्मेट बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको इस तरह लाइनें लगानी पड़ेंगी। ये आपको बोर्ड पे लगी नज़र आ रही हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा होता है डिटेल्स या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह, फिर लेजर फोलियो, फिर डेटर रुपीज़, DR यानी कि डेबिट रुपीज़, और CR क्रेडिटर रुपीज़। तो ये कॉलम होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और जितना विड्थ है एक कॉलम की यहाँ पर बोर्ड पे, आप पेज पे भी तकरीबन इतनी ही विड्थ बनाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आप इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं कुछ। अब देखिए, अब कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कि फ़र्नीचर ख़रीदा 5,000 हमने बिज़नेस में 5,000 का, फिर मशीनरी ख़रीदी 50,000 की, फिर मोटर कार बेच दी कोई बिज़नेस के अंदर थी 3 लाख की, फिर सैलरीज पे की 10,000, और फिर कमीशन मिला हमें 3,000। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जर्नल का फॉर्मेट है। यहाँ डेट लिखी जाती है, जिस डेट को कोई ट्रांजैक्शन हुई। फ़िलहाल डेट मैंने नहीं लिखी, जब आपका क्वेश्चन में पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, शायद ये काटना है थोड़ा सा, क्वेश्चन में पेपर आएगा, ठीक है। तो अगेन से शुरू करें। तो जब आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप ये ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करें, तो वहाँ पर डेट भी मेंशन होगी, तो आपने डेट पहले लिखनी होगी। यहाँ पर मैंने डेट नहीं लिखी, तो डेट के बगैर करेंगे। हम सपोज डेट लिख लेते हैं, कोई भी डेट है यहाँ पर। तो पहली एंट्री है, लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर 5,000, यानी कि 5,000 रुपया हमने देकर फर्नीचर लिया। तो हमारे पास क्या आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, और हमने क्या अदा किया, कैश हमसे गई, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। आमतौर पे ये
रिवाज है कि यहाँ पर टू ही लिखा जाता है, तो आप लिख दिया करें साथ फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। फर्नीचर कितने का लिया हमने? 5000 का, और कैश कितना दिया? 5000। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ कि ये अमाउंट हमेशा सेम होती है, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ छोटी सी नरेशन लिखेंगे, नरेशन मतलब इस एंट्री की तफसील, इस ट्रांजैक्शन की तफसील। यहाँ लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ये थोड़ी सी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है कि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो नरेशन देखकर हमें इसकी तफसील भी पता चल जाती है। तो ये एक एंट्री हो गई पहली। अब सेकंड एंट्री की डेट अगर दी होगी तो वो लिखेंगे। उसमें देखिए मशीनरी परचेज फॉर 50,000, फॉर रुपीज़ 50,000, 50,000 की हमने मशीनरी खरीदी। इट मीन्स कि 50,000 की मशीनरी हमारे पास आई, तो इसमें क्या डेबिट करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमने की, लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ 50,000 के, 50,000 की मशीनरी खरीदी। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी हमारे पास आ गई 50,000 की और कैश हमसे चला गया 50,000 का। तो जो चीज़ आ गई 50,000 वो इधर लिखेंगे, इसको डेबिट कहते हैं 50,000, और 50,000 ही क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कि 50,000 हमने कैश दिया। और यहाँ नरेशन इसकी डिटेल लिख देंगे, मशीनरी परचेज फॉर कैश। ये इसकी नरेशन होगी। ये दो एंट्रियाँ हो गई। सोल्ड फॉर 3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपया लेकर हमने मोटर कार बेच दी। अब हमारे पास क्या आया? 3 लाख कैश आ गया और हमसे गया क्या? मोटर कार गई 3 लाख की। तो जो आया हमारे पास कैश वो डेबिट, जो गया हमसे वो मोटर कार वो क्रेडिट। और यहाँ पर नरेशन लिख दी मोटर कार सोल्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम कुछ अदायगी तो करते हैं लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं है, या हम कुछ कैश रिसीव करते हैं लेकिन हम अदा कुछ नहीं, दे कुछ नहीं रहे होते। मिसाल के तौर पर एंट्री नंबर 4 में देखिए, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में सैलरीज पेड रुपीज़ 10,000 कि 10,000 सैलरीज दी गई। अब हमसे क्या गया? 10,000 कैश। 10,000 कैश हमने अदा किया और सैलरीज का अदा किया, यानी कि हमने कुछ प्रैक्टिकली कुछ लिया नहीं लेकिन बस सैलरीज देनी थी, इसलिए 10,000 अदा किया। ऐसी सूरत में क्रेडिट तो 10,000 ही होगा, क्योंकि 10,000 कैश हमने अदा की। लेकिन डेबिट क्योंकि हमारे पास आ कुछ नहीं रहा, तो इसलिए जिस वजह से हमने अदा किया उस चीज़ को डेबिट कर देंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 एंड 10,000, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा सेम होती है दोनों कॉलम्स में। 10,000 की सैलरीज हमने दी और 10,000 कैश हमारा गया। सैलरीज ये नरेशन हो जाएगी सैलरीज पेड के सैलरीज अदा कर दी गई। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इन एंट्रीज़ में और इस एंट्री में फ़र्क देखिए कि इन तमाम एंट्रीज़ में एक चीज़ आ रही है और एक चीज़ जा रही है। जो आ रही है वो डेबिट कर रहे हैं, जो जा रही है वो क्रेडिट कर रहे हैं। मशीनरी आ रही है डेबिट, कैश जा रही है क्रेडिट। कैश आ रही है डेबिट और मोटर कार हम दे रहे हैं, जा रही है बिजनेस से, तो वो क्रेडिट। लेकिन जब चौथी ट्रांजैक्शन में हम सैलरीज पे कर रहे हैं, 10,000 सैलरीज दे रहे हैं, तो हमारे पास आ कुछ नहीं रहा लेकिन 10,000 कैश जा रहा है। तो जब कुछ ना आ रहा हो तो फिर जिस वजह से कैश हम अदा कर रहे हैं वो वजह को डेबिट कर देते हैं, यानी कि सैलरीज को डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा था तो कैश को क्रेडिट कर दिया। देखिए नंबर 5 पे है कमीशन रिसीव्ड रुपीज़ 3,000। यहाँ पर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, यानी कि 3,000 रुपया हमारे पास आ रहा है लेकिन उसके बदले हम दे के आ रहे हैं कुछ नहीं, बस कमीशन मिल रहा है हमें। तो हम क्या डेबिट करेंगे? कैश, क्योंकि 3,000 हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट क्या करेंगे? कमीशन, क्योंकि हम कुछ भी दे नहीं रहे लेकिन ये कैश कमीशन की वजह से आ रहा है, तो वो वजह क्रेडिट कर देंगे जिसकी वजह से कैश हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाकायदा रूल्स भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे इसके बाद कि क्या रूल्स होते हैं, कब चीज़ डेबिट या क्रेडिट होती है। लेकिन फिलहाल ये आपका जर्नल आपको थोड़ा सा क्लियरेंस करने के लिए ये बताया जा रहा है कि आमतौर पे जो चीज़ आती है वो डेबिट, जो जाती है वो क्रेडिट। अगर आए तो सही कुछ लेकिन जाए कुछ ना, तो जो जिस वजह से कोई चीज़ आ रही है वो वजह क्रेडिट हो जाती है और जो चीज़ आए वो डेबिट हो जाती है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखें, परचेज फर्नीचर फ्राम कास्टिंग फॉर रुपीज़ 8,000। ये आपको पहले कॉन्सेप्ट में बता दिया गया था, फिर याद दिलाता हूँ
कि जब भी लिखा हो कि परचेज कोई चीज़, किसी बंदे का नाम लिखा हो, ये ना लिखा हो कि फॉर कैश। जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्राम कासिम फॉर ₹8,000, तो इसका मतलब ये होता है कि कासिम से 8,000 का उधार फर्नीचर लिया गया, क्रेडिट पे लिया गया, यानी कि कैश अभी हमने कासिम को पे नहीं की, सिर्फ फर्नीचर लिया गया कासिम से उधार पे। कब ऐसा होता है? जब ये ना लिखा हो कि फॉर कैश और बंदे का नाम लिखा हो, परचेज फर्नीचर फ्राम कासिम फॉर ₹8,000, 8,000 का कासिम से फर्नीचर ख़रीदा, तो इसका मतलब है कि कासिम से हमने उधार पे 8,000 का फर्नीचर ख़रीदा। अगर यहाँ इसके बाद लिखा होता कि फॉर कैश, तो फिर मतलब होता कि हमने कैश नकद फर्नीचर ख़रीदा। लेकिन अगर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हमने उधार पे फर्नीचर ख़रीदा। और ये भी याद रखें, अगर बंदे का भी नाम ना हो, खाली लिखा हो परचेज फर्नीचर फॉर ₹8,000, बंदे का नाम ना लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि हमने कैश पे ख़रीदा। बंदे का नाम हो और कैश ना लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि हमने कर्ज पे ख़रीदा। तो यहाँ पर 8,000 का उधार फर्नीचर ख़रीद रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट होगा, और क्या हम दे क्या रहे हैं, कैश तो दे नहीं रहे, कासिम से उधार पे ख़रीद रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्रेडिट देने वाला बंदा हो जाता है, जो चीज़ दे रहा है उसको क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि टू कासिम अकाउंट। फर्नीचर आ रहा है डेबिट 8,000 से, और टू कासिम क्रेडिट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे ख़रीदा। ये 6 एंट्री होगी। अब नंबर 7 और लास्ट एंट्री देखिए, जो एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया जा रहा है। कैश पे टू कासिम ₹8,000। अब उससे अगली बात ये की गई है, ये सपोज किसी डेट को ख़रीदा गया होगा, उसके 5-10 दिन बाद हमने पेमेंट की, तो लिखा हुआ है कैश पे टू कासिम। अब इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में हमसे 8,000 रुपया जा रहा है, हम 8,000 रुपया अदा कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमारे पास आ कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो फर्नीचर जो लिया था उसकी पहले एंट्री कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में हम डेबिट उस बंदे को करेंगे जो हमसे पैसे लेने वाला है, यानी कि कासिम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 कैश पेड टू कासिम। तो यहाँ अगर मुवाजना करें एंट्री नंबर 6 और 7 का, तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि 6 में हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, लेकिन हम कैश नहीं दे रहे, हम उधार पे ख़रीद रहे हैं, तो जिस बंदे से ले रहे हैं उस बंदे को क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह एंट्री नंबर 7 में हम कैश अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले ले कुछ नहीं रहे, तो जिस बंदे को अदा कर रहे हैं वो डेबिट हो जाता है। लिहाजा जब किसी बंदे को कुछ पेमेंट की जाती है तो वो बंदा क्रेडिट हो जाता है, और जब किसी बंदे से कुछ चीज़ उधार ली जाए तो वो बंदा क्रेडिट हो जाता है, और जब उस बंदे को पेमेंट की जा रही हो तो बंदा डेबिट हो जाता है। आइए हम आपको बाकायदा अब रूल्स बताते हैं कि किस किस्म के कितने अकाउंट्स होते हैं और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वो गोल्डन रूल्स हैं जिन पे चलते हुए आपने कोई भी आप एंट्री कर सकते हो, और जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। सबसे पहले तो इसी टाइम इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप अपने पेज पे नोट कर लें, रजिस्टर पे, अकाउंटिंग के नीट रजिस्टर पे नोट करें, ताकि आप हमेशा पढ़ते रहें। और इसको 5 दिन ने, ये डे 5 का टारगेट है, तो इसके बाद जब अगले डे 5 होंगे उसमें भी हर दिन एक दफ़ा ज़रूर इसको रिवाइज़ करें, यानी कि जब भी मौका मिले तो इनको एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ करें। पहली चीज़ है, जो भी चीज़ें जो अकाउंटिंग में जो भी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि कारोबार में जो भी चीज़ खरीदी जाती है, बेची जाती है, जो भी मामलात होते हैं, मिसाल के तौर पर सैलरीज, कमीशन, जो भी लेन देन होता है, किसी भी वजह से आपको जो पेमेंट करना पड़ती है, या किसी की वजह से भी जो आपके पास पैसे आते हैं, कोई भी वजह हो, तो वो वजूहत जो भी होती हैं उनको अकाउंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरीज के लिए आपको पेमेंट करना पड़ती है तो सैलरी एक अकाउंट है। कमीशन आपको मिलता है, कमीशन के लिए पैसे आते हैं आपके पास, तो कमीशन एक दूसरा अकाउंट है। कैश एक अकाउंट है। कैपिटल से पैसे आते हैं शुरू में, तो वो एक अकाउंट है। इसी तरह डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं। उन अकाउंट्स को 3 किस्मों में डिवाइड किया गया है कि बिजनेस में जो भी अकाउंट्स यूज़ होते हैं डेबिट और क्रेडिट में 3 किस्में उसकी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, इसमें बंदों के नाम होते हैं, अदारों के नाम होते हैं, और कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल ड्राइंग्स के तरफ बाद में आते हैं। पहले आपको ये समझाते हैं
कि मिसाल के तौर पर अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ट्रांजैक्शन समझाई थी कि हम असलम कासिम से फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, हम अली को कुछ बेच रहे हैं, तो जब भी किसी बंदे का नाम आ जाए कि हम बंदे का नाम अकाउंट में लिखना हो एंट्री में, तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जो भी बंदों के नाम होते हैं या किसी अदारे से, फ़र्क कि हमने ज़री तरक्याती बैंक से लोन लिया तो ये एक अदारे का नाम है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। फ़र्क कि हमने करलोड कॉलेज को कुछ पेमेंट करनी है तो करलोड कॉलेज भी एक अदारे का नाम है, ये भी पर्सनल अकाउंट का ही एक पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। तो पर्सनल अकाउंट में तमाम बंदों के नाम या अदारों के नाम आते हैं जो भी किसी एंट्री में हो या किसी भी ट्रांजैक्शन में हो। इसके अलावा कैपिटल, अब देखिए कैपिटल किसी बंदे का या अदारे का नाम नहीं होता, लेकिन जब भी कारोबार का मालिक कारोबार में कोई पैसे लेकर आता है तो मालिक की जगह कैपिटल का वर्ड यूज़ होता है। हम ये नहीं कहते फ़र्क क्या मैं नदीम मालिक हूँ कारोबार का और मैंने 1 लाख से बिज़नेस शुरू किया है तो मैं कारोबार में 1 लाख रुपया ला रहा हूँ, तो 1 लाख डेबिट होगा कैश, और लाने वाला मैं हूँ नदीम, तो नदीम क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि ना ही ओनर क्रेडिट होगा। बल्कि जब भी मालिक खुद अपने कारोबार में कुछ पैसे लाता है, डेबिट तो पैसे ही होते हैं, कैश होता है, लेकिन क्रेडिट बंदे की जगह कैपिटल का नाम आता है। याद रखिए अच्छी तरह से। और आमतौर पर पहली एंट्री यही होती है कि बंदा कारोबार शुरू कर रहा होता है तो शुरू करने की एंट्री होती है कि कैश डेबिट, कैश आ रहा है और कौन ला रहा है, मालिक ला रहा है, तो मालिक का नाम नहीं, मालिक के नाम की जगह हमेशा कैपिटल का वर्ड यूज़ होता है। अगर मालिक बिजनेस एक शुरू कर रहा है, उसका कोई फर्नीचर 50,000 का पड़ा हुआ है कहीं पर, मशीनरी पड़ी हुई है और कैश, 3 चीज़ें बिजनेस में ला रहा है, तो मशीनरी भी डेबिट होगी, मशीनरी भी आ रही है बिजनेस में, फर्नीचर भी डेबिट होगा वो भी आ रहा है, और कैश भी बिजनेस में आ रहा है, ये तीनों चीज़ें डेबिट होंगी। और लाने वाला कौन है, मालिक है, तो मालिक का नाम क्रेडिट नहीं होगा बल्कि कैपिटल क्रेडिट होगा। और इसी तरह से ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट का हिस्सा है कि जब मालिक अपने कारोबार से कोई चीज़ लेता है, कारोबार से कुछ निकालता है, तो जो चीज़ निकाल रहा है वो क्रेडिट होती है, लेकिन बंदे का नाम डेबिट नहीं होता बल्कि डेबिट ड्राइंग्स होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबार चला रहा हूँ और मैं अपने कारोबार से 10,000 निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा हूँ, तो अब एंट्री में रिकॉर्ड होगा, अकाउंट्स में यूँ रिकॉर्ड होगा कि ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, के कैश हमारे बिजनेस से जा रही है, लेकिन कौन लेके जा रहा है, नदीम या ओनर नहीं बल्कि ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं और सिर्फ 2 ही मौक़ों पर यूज़ होते हैं। जब मालिक कोई चीज़ बिजनेस में ला रहा होता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब मालिक बिजनेस से कोई चीज़ लेकर जा रहा होता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। बाकी आमतौर पर पर्सनल अकाउंट में ज़्यादातर बंदों के नाम और इंस्टीट्यूट्स के नाम आते हैं। दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट, और ये बहुत कॉमन अकाउंट है। ये इसका गोल्डन रूल वही है जो मैंने आपको बताया था शुरू में। इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ और चीज़ों के नाम आते हैं, मसलन फर्नीचर, मशीनरी, कैश, लैंड, बिल्डिंग, कोई मोटर कार, और जो भी चीज़ें जो प्रैक्टिकल हमें नज़र आती हैं, यानी कि जब भी कोई ऐसी चीज़ रियल अकाउंट में हम कह सकते हैं वो चीज़ें आती हैं कि जिनको बिज़नेस में लाने के लिए हमें कैश देना पड़ता है, या बिज़नेस से अगर जाएँ जब तो वो हमारे पास कैश आता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल हमें फिज़िकली नज़र आती हैं चीज़ें, वो रियल अकाउंट में होती हैं। और ऐसी चीज़ों के लिए रूल ये है कि जो चीज़ बिज़नेस में आती है वो डेबिट होती है, और जो चीज़ बिज़नेस से जाती है वो क्रेडिट होती है। मैं पर्सनल अकाउंट के बारे में एक चीज़ आपको बताना रह गई कि ये तो बताया कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, आगे इसका रूल क्या है कि पर्सनल अकाउंट में बिज़नेस में जब कोई बंदा कोई चीज़ बिज़नेस को दे रहा होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब वो कुछ बिज़नेस से ले रहा होता है तो वो डेबिट होता है। मिसाल के तौर पर हम 10,000 कैश दे रहे हैं अली को, अब देखिए कैश जा रहा है वो तो क्रेडिट होगा, अब अली को दे रहे हैं, अली लेने वाला है तो लेने वाला बंदा डेबिट होगा, डेबिट अली को करेंगे और क्रेडिट कैश को करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आपको देंगे, लेकिन ये आपको अच्छी तरह याद करना होगा। इसी तरह जो बंदा देने वाला है कोई चीज़ देता है बिजनेस में वो क्रेडिट होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने एक मिसाल में पढ़ा था कि कासिम से 8,000 का फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर को हमने डेबिट किया था क्योंकि फर्नीचर तो हमारे पास आया, लेकिन देने वाला कौन था, कासिम, तो कासिम को हमने क्रेडिट किया था। तो याद रखिए पर्सनल अकाउंट में जहाँ बंदे या अदारे का नाम हो तो जो बंदा भी कोई चीज़ बिजनेस से लेता है वो डेबिट होता है, और जो बिज़नेस को कुछ दे रहा होता है वो क्रेडिट होता है। इसके अलावा जब मालिक कोई चीज़ देता है तो फिर मालिक की जगह कैपिटल क्रेडिट होता है, और जब मालिक कोई चीज़ बिज़नेस से लेकर जाता है तो मालिक की जगह ड्राइंग डेबिट होती हैं। ये तो थोड़ी चीज़ें अलग हैं इससे, बाकी जो भी बंदा लेने वाला है कोई वो डेबिट, और जो कुछ भी दे रहा है कारोबार को वो क्रेडिट। तो सेकंड हम बात कर रहे थे रियल अकाउंट की, उसमें बताया आपको कि प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स और मिसालें भी दी कौन सी होती हैं। इसमें जो चीज़ बिज़नेस में आती है हमारे पास वो डेबिट होती है, और जो चीज़ बिज़नेस से जा रही है वो क्रेडिट होती है। इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि हम जैसे एक बिल्डिंग ख़रीदते हैं 5 लाख की, तो हमारे पास क्या बिज़नेस में आ रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, और हम क्या अदा कर रहे हैं 50,000 कैश।
5 लाख कैश, तो 5 लाख क्रेडिट हो जाएगा। तो रियल अकाउंट में प्रॉपर्टीज़ और चीज़ों की चीज़ें होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब जायदाद वगैरह, और चीज़ों का मतलब फर्नीचर, मोटर कार और मशीनरी और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, कि जब एक चीज़ आ रही होती है और एक जा रही होती है, तो ये बड़ा सा आसान रूल है इसका कि जो चीज़ आ रही होती है वो डेबिट और जो चीज़ जा रही होती है वो क्रेडिट। उसके बाद तीसरी किस्म है अकाउंट्स की, जिसमें एक्सपेंसेस, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट इसको कहते हैं। इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, बेनिफिट्स एंड रेवेन्यूज आते हैं, यानी कि खर्चे, नुकसानात, फ़ायदे और इनकम वगैरह। इसका रूल ये है कि जो खर्चे और नुकसान होते हैं वो तो डेबिट होते हैं, और जो इनकम और फ़ायदे होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। अब खर्चे कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर सैलरी है, सैलरी एक खर्चा है, सैलरी डेबिट होगा। जब भी सैलरी कहीं लिखा होगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे तो सैलरी को डेबिट में लिखेंगे। रेंट अगर हम किसी को अदा कर रहे हैं तो रेंट डेबिट होगा, अगर वही रेंट हम वसूल कर रहे हैं, इनकम है, तो रेंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हम कमीशन ले रहे हैं 10,000, जिस तरह हमने एक एंट्री की हुई थी 3,000 कमीशन ले रहे थे, तो कैश आ रहा है 3,000 डेबिट, और कमीशन क्योंकि एक इनकम है, फ़ायदा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में तमाम खर्चे, नुकसान, फ़ायदे और रेवेन्यूज आते हैं, यानी कि इनकम वगैरह। तो जो चीज़, जो नुकसान है या खर्चे हैं वो डेबिट होंगे, और जो फ़ायदे की चीज़ें हैं या इनकम है वो क्रेडिट होंगे। इसकी कुछ एग्जांपल दी हैं, कुछ मज़ीद एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप किसी को कोई वेजेस पे करते हैं, मुआवजा पे करते हैं। आपने कोई सामान लाया बिज़नेस में और उसको मज़दूरों को कुछ आपने पेमेंट करनी है, उनको वेजेस कहते हैं, तो आप 5,000 वेजेस देने हैं, तो अब 5,000 कैश जा रही है, डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, और डेबिट क्या होगा? वेजेस। वेजेस एक खर्चा है, एक खर्चा है तो खर्चा डेबिट होता है। इसी तरह से अगर आपको कहीं से कोई कमीशन की मिसाल दी मैंने, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आप कहीं से कोई सूद कमा रहे हैं किसी चीज़ से, तो जो इंटरेस्ट आपके पास आएगा तो आप इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 5,000 इंटरेस्ट मिलता है। आप देखें, इंटरेस्ट का मतलब है कि ये एक इनकम है, आपको 5,000 रुपया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? वो एक इंटरेस्ट यानी कि सूद मिल रहा है आपको। तो अब इंटरेस्ट एक इनकम है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और आपके पास 5,000 कैश आ रही है तो कैश डेबिट होगा, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बेटा ये चीज़ें आपने अच्छी तरह याद करनी है, अपने रजिस्टर पे यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, और अब इनको रोज़ पढ़ना है, और ये याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके रूल्स क्या हैं, डेबिट क्या होता है उसमें और क्रेडिट क्या होता है, रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसका रूल डेबिट और क्रेडिट का क्या है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसका डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। अब हम कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हों। तो स्टूडेंट्स, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो पेपर्स में आते हैं वो चैप्टर नंबर 4 से शुरू होते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसमें जर्नल सिखाया गया है, और उसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अकाउंटिंग में प्रॉब्लम कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन को कहेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2015 को साद ने बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 से। फिर क्या किया? उसने चीज़ें खरीदी, गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स का मतलब होता है चीज़ें जिस चीज़ का वो कारोबार कर रहा है, वो चीज़ें उसने खरीदी 10,000 की, 10,000 की। फिर उसने क्या काम किया कि कुछ चीज़ें बेची 12,000 की। उसके बाद रेंट अदा किया, शायद बिल्डिंग का या किसी चीज़ का 3,000, और आखिर में उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 1,000। तो इनकी आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज के रूल्स आपको बताए जा चुके हैं। अभी आपके सामने ये पहला प्रॉब्लम नंबर 1 पूरा सॉल्व करते हैं। फिर सुन लें, ये पेज नंबर 93 है, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है बिल्कुल, और प्रॉब्लम नंबर 1 उसका है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी। लिखा हुआ है साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस में देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले तो डेट लिखेंगे, डेट जो लिखी है अगस्त 1, 2015। 1 अगस्त 2015 को साद ने बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 से। तो बिज़नेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और साद एक बंदे का नाम है क्यों, लेकिन ये मालिक है, वरना तो हम कैश टू साद लिखते अगर कोई और होता। और कैमरे में ये नज़र आ रहा है? अच्छा, अगर कोई और बंदा होता तो हम लिखते कैश अकाउंट टू साद अकाउंट के, साद ने कैश दिया। लेकिन ये साद क्योंकि बिज़नेस का मालिक है, ये खुद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, इसलिए जब मालिक पैसे देता है तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट यूज़ होता है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कि कैश आया 50,000 और कैपिटल अकाउंट है 50,000। ये लेजर फॉलियो का कॉलम ब्लैंक ही रहता है, इसी तरह रहता है, इसमें कुछ नहीं लिखना होता।
क्योंकि ये बनाया जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स में ये बनाया जाता है। जब आप प्रैक्टिकली ऑफिसेज में लिखते हो, जर्नल बनाते हो, तो यहाँ लेजर फॉलियो में लेजर का रेफरेंस देना पड़ता है कि लेजर में ये एंट्री कहाँ पर है। तो वो आपको बाद में बता देंगे डिटेल से जब आप क्लास में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ेंगे। तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कि आपने पहली एंट्री कर दी कि साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, कि 50,000 से साद ने बिजनेस शुरू किया। तो आपने एक इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, दो अकाउंट्स हैं, एक कैश है जो आ रहा है और जा कुछ नहीं रहा, लेकिन देने वाला साद है। तो अब कैश डेबिट होगा, अगर ये साद मालिक ना होता तो साद क्रेडिट होता, लेकिन क्योंकि ये साद मालिक है, बिजनेस का ओनर है, जब ओनर जब भी पैसे लेता है तो उसका नाम कभी भी नहीं आता, उसकी जगह कैपिटल अकाउंट आता है। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश आ रहा है और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, देने वाला क्योंकि साद है, साद की जगह कैपिटल अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 2 देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000, 10,000 की चीज़ें खरीदी। अब इसमें एक तो परचेजेस आ रही हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट्स में बताया था, याद दिलाता हूँ कि जिस चीज़ का कारोबार किया जा रहा हो उनको गुड्स कहा जाता है, और गुड्स जब खरीदी जाती हैं बिजनेस में तो उनको परचेजेस का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल की सेल परचेज का काम कर रहा हूँ और 5,000 का अगर मोबाइल में या कह रहे हैं कि 50,000 के मोबाइल में बिज़नेस में लेकर आता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 50,000 के मोबाइल लेकर आया। अकाउंटिंग की ज़बान में मैं जस्ट लिखूँगा परचेजेस रुपीज़ 50,000, कि 50,000 की मैंने परचेजेस की। ये ऑटोमेटिकली समझी समझाई बात है कि जिस चीज़ का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वही चीज़ 50,000 लेकर आया, 50,000 की लेकर आया। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000। तो इसका मतलब यही है कि साथ जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहा है वो फिलहाल हमें नहीं पता, हमें पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, बस हमें इतना पता है कि जिस चीज़ का भी वो बिज़नेस कर रहा है वो चीज़ें उसने 10,000 की खरीदी, लिहाजा वो चीज़ों को परचेजेस का नाम देंगे। तो यहाँ पर दो रियल अकाउंट्स हैं, एक परचेजेस हैं जो बिज़नेस में आ रही हैं और एक कैश है 10,000 जो वो दे रहा है। तो जो आती है ये रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, परचेजेस यहाँ पर डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट करेंगे। ये टू लाजमी नहीं होता इसलिए पहले नहीं लिखा था, चलो यहाँ भी लिख लेते हैं। परचेजेस 10,000 की हमारे पास आई, टू कैश हमने 10,000 पे किया। तो ये एंट्री नंबर 2 हो गई, इसकी नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो सेकंड एंट्री हमने डिस्कस कर ली थी, उसमें डेट भी लिखेंगे 5 अगस्त को। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन ये हुई थी 9 अगस्त को, हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 12,000, 12,000 की चीज़ें खरीदी। आपको दोबारा याद आ रहा होगा, फिर याद कराता हूँ कि जब वो चीज़ें बेची जाती हैं जिनका बिज़नेस किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैं मोबाइल का बिज़नेस कर रहा हूँ, फ़र्ज़ किया, तो मैं जब 20,000 का मोबाइल सेल करूँगा तो मैं ये नहीं लिखूँगा कि मैंने मोबाइल सेल किया, मैं जस्ट लिखूँगा गुड्स सोल्ड फॉर 20,000। और उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए उसकी एंट्री ये करेंगे कि कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि जो चीज़ का मैं कारोबार कर रहा हूँ वो जब बिज़नेस से जाएगी तो हम ना मोबाइल लिखेंगे ना उसके लिए गुड्स का नाम यूज़ करेंगे, एंट्री में हम उसको सेल्स कहेंगे। जब वही चीज़ हम खरीद रहे हैं तो परचेजेस, जब जिस चीज़ का बिज़नेस किया जा रहा है वो चीज़ हम बेच रहे हैं तो उसको सेल्स लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों रियल अकाउंट हैं, कैश हमारे पास आ रही है 12,000 कैश डेबिट, और सेल्स भी रियल अकाउंट में आता है, एक चीज़ हमसे जा रही है, जो जा रही है वो क्रेडिट, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखिए 15 अगस्त को पेड रेंट रुपीज़ 3,000, 3,000 रेंट अदा किया। अब देखिए 3,000 कैश एक तो रियल अकाउंट हुआ और रेंट एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है कि तमाम खर्चे डेबिट होते हैं और रियल अकाउंट में जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। तो रेंट डेबिट होगा क्योंकि एक खर्चा है और 3,000 कैश रियल अकाउंट है वो जा रही है तो वो क्रेडिट होगा। तो हम इसकी डेट लिखेंगे 15 अगस्त और फिर रेंट डेबिट कर देंगे, एक एक्सपेंस है, और कैश क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश जा रही है, और नीचे नरेशन लिख देंगे रेंट पेड। अब लास्ट एंट्री करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज़ 1,000। अब देखिए यहाँ पर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो इंटरेस्ट है और एक कैश है, यानी कि 1,000 कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, ये रियल अकाउंट का आइटम है, और इंटरेस्ट एक इनकम है हमारी, सॉरी कैश जा नहीं रहा, माजरत, कैश आ रहा है, 1,000 कैश हमारे पास आ रहा है और इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, यानी कि ये हमने किसी चीज़ पे इंटरेस्ट फर्ज किया, हमने बैंक में पैसे जमा कराए होंगे, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक रियल अकाउंट का आइटम है कैश जो हमारे पास आ रहा है, और एक इंटरेस्ट है
जो कि नॉमिनल अकाउंट है और ये एक इनकम है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो देखिए यहाँ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व में, इंटरेस्ट और कैश। कैश आ रहा है, रियल अकाउंट में डेबिट है, और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, लिहाजा यहाँ कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन लिख दी इंटरेस्ट रिसीव्ड, और साथ साथ ये डेट लिखना कभी भी ना भूलें। ये प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है मई 1, 2015 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000, 2,50,000 से बिजनेस शुरू किया गया 1 मई को। तो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे मई 1, 2015। कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 2,50,000, और इसकी नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। सेकंड देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 10,000, उधार पे चीज़ें ली गई तनवीर से। अब देखिए यहाँ पर 2 अकाउंट्स हैं, एक परचेजेस और दूसरा बंदे का नाम है तनवीर। क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं दे रहे तो परचेजेस हमारे पास आ रही हैं, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जो चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट होती है, और जो बंदा देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू तनवीर अकाउंट क्रेडिट। ये तनवीर पर्सनल अकाउंट का आइटम है और परचेजेस रियल अकाउंट है। रियल में जो चीज़ आती है वो डेबिट होती है, और पर्सनल अकाउंट में जो बंदा देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। इसलिए परचेजेस डेबिट किया और तनवीर क्रेडिट किया 10,000 से, और यहाँ पर डेट भी इसकी लिख देंगे 3 मई को हुआ ये। ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 10,000। यह मैं आपको एक्सप्लेन किया अभी आपको कि परचेजेज हमारे पास आ रही हैं 10,000 की, और देने वाला कौन है, तनवीर, क्योंकि क्रेडिट पे ले रहे हैं। तो जो चीज़ आ रही है वो डेबिट और जो देने वाला है वो क्रेडिट। नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 8 मई को परचेज टाइप राइटर फ्राम मुजम्मल फॉर रुपीज़ 10,000। आपको याद हो तो आपको बताया गया था, दोबारा बताते हैं कि जब कोई चीज़ परचेज़ की जाए और ये ना लिखा हो फॉर कैश, बल्कि बंदे का नाम लिखा हो कि किस बंदे से ख़रीदी, और इतना ही लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है परचेज टाइप राइटर फ्राम मुजम्मल, तो इसका मतलब ये है कि मुजम्मल से हमने 10,000 का टाइप राइटर क्रेडिट पे लिया, उधार पे लिया। ऐसी सूरत में देखिए हमारे पास आ रहा है टाइप राइटर, तो टाइप राइटर तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश हम नहीं दे रहे, लेकिन देने वाला कौन है, मुजम्मिल। तो जो देने वाला है मुजम्मिल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है, तो परचेजेस डेबिट होगा और देने वाला मुजम्मिल क्रेडिट होगा। तो परचेजेस नहीं, टाइप राइटर डेबिट होगा। तो लिखेंगे टाइप राइटर अकाउंट टू मुजम्मिल अकाउंट, टाइप राइटर डेबिट 10,000 से और मुजम्मिल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखिए 15 मई को कैश सेल्स टू रहीम फॉर रुपीज़ 6,000। अब यहाँ बंदे का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन साथ लिखा हुआ है कैश सेल्स की गई, यानी कि कैश पे बेची गई चीज़ें 6,000 की। तो यहाँ पर एक कैश है और एक सेल्स है, दोनों रियल अकाउंट है। कैश हमारे पास आ रही है और सेल्स हमसे जा रही हैं, यानी कि हम चीज़ें बेच रहे हैं। तो इसमें कैश दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है हमारे पास वो डेबिट होती है, और जो चीज़ हमसे जाती है वो क्रेडिट होती है। लिहाजा यहाँ पर कैश आ रहा है इसलिए कैश डेबिट होगा, और सेल्स हमसे जा रही हैं, सेल्स क्रेडिट होंगी 6,000 एंड 6,000। उसके बाद लास्ट एंट्री है पेड सैलरी टू क्लर्क रुपीज़ 3,000। अब देखिए यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, एक खर्चा है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आता है, खर्चों में आता है, और 3,000 कैश दिया जा रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है। तो देखिए 2 अकाउंट्स हैं, एक सैलरी और एक कैश। सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आता है और कैश रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, और रियल अकाउंट में जो चीज़ हमसे जाती है वो क्रेडिट होती है। इस तरह बोलने से आपको यकीनन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जब आप इसको तैयार करेंगे आपको वो रूल्स याद हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 5 एंट्री हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर जगह नहीं है लिखने की, लेकिन ये लास्ट एंट्री थी तो आपने लिखेंगे सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रॉब्लम्स हो गए, ये डे 5 का टारगेट था। अब आपने प्रॉब्लम नंबर 3 खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए 3 और 4 दोनों आप करेंगे, और मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। अगर कहीं कोई एंट्री आपसे नहीं हो रही या कोई मसला हो रहा है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट डे 5 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुआशी कानून और सरकारी कानून का मुआजना।
पेज नंबर 26 पे आएंगे आप, तो जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था मुआशी कवानीन की तारीफ़ करें और मुआशी कवानीन की खुसूसियात और नौइयत बयान करें, उससे नेक्स्ट टॉपिक है ये मुआशी कवानीन और सरकारी कवानीन में फ़र्क या मुआजना। तो आपका क्वेश्चन इसी तरह आता है कि मुआशी कवानीन और सरकारी कवानीन में फ़र्क बयान करें या मुआशी कवानीन और सरकारी कवानीन का मुआजना करें। तो इसका आंसर मैं भी पढ़ना शुरू करता हूँ कि मुआशी कवानीन और सरकारी कवानीन में दर्जा झैल फ़र्क पाया जाता है। पॉइंट नंबर 1, सरकारी कवानीन कौमी असम्बली बनाती है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कौमी असम्बली में सरकारी कवानीन बनाते हैं और इन कवानीन को अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल होती है, जबकि इसके बरक्स मुआशी कवानीन कौमी असम्बली या कोई और इदारा या शख्स नहीं बनाता, बल्कि ये लोगों के रवैयों के पेश नज़र खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये फ़र्क है। जो सरकारी कवानीन है आपको पता है वो हुकूमत कौमी असम्बली में बनाती है, जबकि जो मुआशी कवानीन हैं वो लोगों के अमूमी रवैयों को देखकर बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, तरमीम और तनसीख। तरमीम कहते हैं तब्दीली करने को और तनसीख कहते हैं मनसूख करने को, ख़त्म करने को। पढ़ते हैं, आइन में ये शिक मौजूद होती है कि हुकूमत हालात के मुताबिक अपने बनाए हुए कवानीन में तब्दीली कर सकती है और मनसूख भी कर सकती है, जबकि मुआशी कवानीन इंसानी तर्ज अमल की बिना पर वजूद में आते हैं, लिहाजा इनमें तब्दीली इसी सूरत में हो सकती है जब इंसानी तर्ज अमल में तब्दीली आ जाए, और अमूमन इंसानी तर्ज अमल यकसा ही रहता है। स्टूडेंट, इसमें यह बताया गया है कि जो सरकारी कवानीन हैं उनको हुकूमत वक्त के मुताबिक तब्दील कर सकती है और जो पहले से कानून बनाया गया है उसे मनसूख भी किया जा सकता है। मनसूख का मतलब है ख़त्म भी किया जा सकता है। लेकिन जो मुआशी कवानीन हैं ये इंसानी तर्ज अमल यानी इंसानों के रवैयों के वजह से वजूद में आते हैं, तो इसमें तब्दीली तब भी हो सकती है जब इंसानों का तर्ज अमल, ज़िंदगी गुजारने का तरीका तब्दील हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोगों का रवैया अमूमन ही रहता है। जैसे एग्जांपल लें कि जब लोग देखते हैं कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो गई है तो उसे कम ख़रीदते हैं, और जब किसी शय की कीमत कम हो जाए तो उसे ज़्यादा ख़रीदते हैं। ये अमूमी रवैया है जो सालों से सदियों से चला आ रहा है और आज तक आप देखते हैं, आप ख़ुद भी इसी तरह करते होंगे। जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उस चीज़ को आप नहीं ख़रीदते। तो ये थी हमारी दूसरी हेडिंग। हेडिंग नंबर 3 है सरकारी कवानीन का नफाज। हुकूमत कौमी असम्बली में बनाए गए कवानीन को मुल्क में नाफिज कर देती है और मुल्की इंतज़ामिया और अदलिया के ज़रिए इन कवानीन पर अमल दरामद कराती है, जबकि मुआशी कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं होता। लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो इन कवानीन पर अमल करें या ना करें। तो सरकारी कवानीन में और मुआशी कवानीन में तीसरा फ़र्क ये है कि जो सरकारी कवानीन हैं जब वो बना दिए जाते हैं तो उन पर अमल ज़बरदस्ती हुकूमत की तरफ से बनाए गए इदारों की मदद से करवाया जाता है। जैसे चोरी करना जुर्म है तो अगर कोई चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़कर उसे सज़ा देगी। कत्ल करना जुर्म है तो अगर कोई कत्ल करेगा तो उसे पकड़कर सज़ा मिलेगी। लड़ाई झगड़ा करना जुर्म है, अगर लड़ाई झगड़ा किया जाएगा तो उसे पकड़कर सज़ा दी जाएगी। ये हैं सरकारी कवानीन। जबकि मुआशी कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए कोई इदारे नहीं है, लोगों की मर्ज़ी होती है वो मुआशी कवानीन पर अमल पैरा हों या ना हों। जैसा कि लोगों की मर्ज़ी है कि वो चीज़ों की कीमत बढ़ने पर उसे कम ख़रीदें या उससे भी ज़्यादा ख़रीदते। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 है आपका फ़र्क नंबर 4, सज़ा का तसव्वुर। अगर सरकारी कवानीन जो होते हैं उन पर अगर कोई शख्स अमल पैरा ना हो, उनकी खिलाफ वर्जी करे, तो उसे उस जुर्म की नौइयत से तयशुदा असूलों के मुताबिक सज़ा मिलती है। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कत्ल किया है तो ये पहले तयशुदा है, या उसे फांसी होगी या उसे उम्र कैद होगी। इन दो में से कोई एक सज़ा उसे मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उसने कानून शिकनी की है, किसी शख्स का कत्ल किया है। जबकि मुआशी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। अलबत्ता मुआशी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को मादी नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें आपका पैसे का तो नुकसान हो सकता है मुआशी कवानीन पर अमल ना करें अगर आप, लेकिन आपको हुकूमत की तरफ से कोई सज़ा नहीं मिलती।
पॉइंट नंबर 5 है आपका हदूद में फ़र्क। सरकारी जो कानून होते हैं वो मुल्की नौइयत के होते हैं, वो मुल्की हदूद तक ही महदूद होते हैं। पढ़ते हैं जी, सरकारी कानून मुल्की नौइयत के होते हैं, यानी कि जिस मुल्क में सरकारी कानून बनाए जाते हैं उसी मुल्क में उन पर अमल करना लाजमी होता है, दूसरे मुल्कों के लिए अमल करना लाजमी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये कानून उसी मुल्क में नाफिज होते हैं जहाँ की कौमी असम्बली उन्हें बनाया होता है। मसलन पाकिस्तान की कौमी असम्बली के बनाए हुए कानून भारत या सऊदी अरब में नाफिज नहीं हो सकते। इसके बरअक्स माशी कानून आलमी हैसियत रखते हैं और ये तमाम दुनिया में यकसां तौर पर नाफिज होते हैं। तो ये है पॉइंट नंबर 5, जो फ़र्क नंबर 5 है। माशी कानून जैसा कि कीमत बढ़ेगी तो लोग उसे कम ख़रीदेंगे, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। लेकिन जो पाकिस्तान में कत्ल करने पर, सिग्नल तोड़ने पर, किसी को मारने पर, किसी की जायदाद हड़प करने पर या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर जो सज़ाएँ मुतय्यन की हैं पाकिस्तान में, वही सज़ाएँ भारत, सऊदी अरब, अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क में नाफिज नहीं की जा सकती, जबकि मुआशी कानून पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। इस हेडिंग के साथ स्टूडेंट ये आपकी 5 हेडिंग्स हो जाएंगी। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसकी 2 हेडिंग्स और भी हैं, उसको आप फ़िलहाल नहीं करेंगे। यही 5 हेडिंग्स आप लिख के इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है पेज नंबर 29 पे। पेज नंबर 29 पे आप आएंगे तो जो हेडिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये टॉपिक आपको नज़र आएगा कि मुआशी कानून और साइंसी कानून का मुआवजना करें। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन इस तरह बनता है कि मुआशी कानून और साइंसी कानून का मुआवजना करें या मुआशी कानून और साइंसी कानून में फ़र्क बयान करें। तो इसमें जो पहली हेडिंग है वो है कतई और अटल होना, यानी कि किसी चीज़ में तब्दीली नहीं होती, वो अटल होते हैं। जिस तरह बयान कर दिए गए हैं, अब आने वाले रहती ज़िंदगी तक, वो रहती दुनिया तक वो कानून ऐसे ही होंगे। तो साइंसी कानून के बारे में पढ़ते हैं जी। साइंसी कानून कतई और अटल होते हैं, ये हर हाल में दुरुस्त साबित होते हैं। मसलन फ़ज़ा में फेंकी गई वज़नदार शय ज़मीन पर आ गिरती है। कानून कशिश सकल इसके बरअक्स मुआशी कानून हतमी और अटल नहीं होते, इनमें किसी भी वक्त तब्दीलियाँ आ सकती हैं क्योंकि इंसानी तर्ज़ अमल तब्दील होता रहता है। अब देखें मुआशी कानून और साइंसी कानून में फ़र्क क्या है। मुआशी कानून जो है वो तब्दील होते रहते हैं, जबकि साइंसी कानून अटल होते हैं, उनमें तब्दीली नहीं होती। जैसे मिसाल दी गई है कि ये एक साइंस का कानून है कि जब भी कोई भारी चीज़ हम आसमान की तरफ फेंकेंगे तो वो ज़मीन पर आके गिरेगी, तो हमेशा रहती दुनिया तक इसी तरह होता रहेगा। हेडिंग नंबर 2 है आपकी जांच पड़ताल, यानी मुआशी कानून और साइंसी कानून में ये भी फ़र्क होता है कि साइंसी कानून की सदाकत यानी सच्चाई को आसानी से परखा जा सकता है क्योंकि इनकी जांच पड़ताल के लिए तजर्बा गाहें मौजूद हैं, जबकि मुआशी कानून का ताल्लुक़ इंसान से है और इंसान के ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं और बदलते रहते हैं, इसलिए इनकी जांच पड़ताल मुमकिन नहीं। तो इस हेडिंग में ये फ़र्क बताया जा रहा है कि जो साइंसी कानून हैं उनको हम तजर्बा करके आसानी से आजमा सकते हैं। जैसे कि कानून है एक कि जब चीज़ भारी हवा में फेंकेंगे तो ज़मीन पर आके गिरेगी, तो आप आसानी से कोई भी चीज़ उठाएं, आसमान में फेंके, आप देखें कि ये कानून ठीक है या नहीं। तो इसे साइंसी कानून को तो इस तरह पहचाना जाया जा सकता है कि ये ठीक है या नहीं, जबकि मुआशी कानून की सदाकत की जांच पड़ताल करना आसान नहीं है, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बाज़ औक़ात लोग जो है वो कीमत बढ़ने के बावजूद भी चीज़ें ख़रीदते रहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि एक आटा है, अगर उसका पहले 800 रुपये की 20 किलो के अगर तोड़ा था, वो अगर 1200 का हो जाता है तो कानून के मुताबिक तो आप लोगों को आटा कम ख़रीदना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आटे के बारे में लोगों का अमूमी रवैया ये है कि ये हमारा खुराक का ज़रिया है और खुराक के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए इनकी जांच पड़ताल करना
बहुत मुश्किल है, ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि लोगों का रवैया किस वक्त तब्दील होगा, कब तक एक जैसा रहेगा या इनमें क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3 है पेशन गोई। पेशन गोई मतलब आने वाले वक्त के बारे में बताना कि आने वाले वक्त के बारे में क्या होगा। तो पढ़ते हैं कि साइंसी कवानीन के बारे में पेशन गोई की जा सकती है। मसलन साइंसदान वक्त से पहले बता देते हैं कि कब चाँद या सूरज ग्रहण होगा वगैरह, जबकि माशी कवानीन मशरूत होते हैं। ये सिर्फ इन शराइत की मौजूदगी में ही दुरुस्त साबित होते हैं, इसलिए इनके बारे में पेशन गोई नहीं की जा सकती। आसान अल्फाज में आप कहें तो आप सिर्फ 2 लाइनें लिख सकते हैं कि मुआशी कवानीन की पेशन गोई नहीं की जा सकती, जबकि साइंसी कवानीन की पेशन गोई की जा सकती है। जैसे साइंसदान पहले ही बता देते हैं कि बारिश कब होगी, धूप कब होगी, उसके अलावा सूरज ग्रहण कब होगा, चांद ग्रहण कब होगा। तो इसको आप इन 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका मशरूत होने में फ़र्क। साइंसी कवानीन बयान करते वक्त कुछ शराइत ज़रूर बयान की जाती हैं, लेकिन ये शराइत इतनी सख्त और हतमी नहीं होती जितनी कि माशी कवानीन बयान करते वक्त आयद की जाती है। यानी यही वजह है कि साइंसी कवानीन के बारे में पेशन गोई भी की जा सकती है और उन्हें दुरुस्त होने के बारे में दावा भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसमें इस हेडिंग में हमें जो फ़र्क बताया जा रहा है वो ये है, मशरूत का मतलब होता है किसी शर्त के साथ, किसी शर्त के साथ। यानी कि अगर कानून तलब है तो उसमें हम कहते हैं कि जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम ख़रीदते हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में ठीक है कि वो चीज़ें रोज़मर्रा के खाने पीने की ना हों, क्योंकि ख़ुराक के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ख़ुराक की कीमत बढ़ेगी तो फिर भी लोग उसे उसी सूरत में ख़रीदेंगे। तो ये शर्त है, इस कानून में ये शर्त है कि वो चीज़ें खाने पीने की नहीं होनी चाहिए। अब ये कानून जो है वो कपड़ों पर इस्तेमाल हो सकता है, ये कानून जो है वो प्रॉपर्टी पर इस्तेमाल हो सकता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो लोग कम ख़रीदेंगे। लेकिन जो शर्त रख दी गई है कि खाने पीने की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अशिया खुर्दो नोश पर ये कानून लागू नहीं होता, तो हम उसको नहीं परख सकते। जबकि साइंसी कवानीन में भी कुछ शराइत होती हैं लेकिन उनको परखना आसान होता है माशी कवानीन की निस्बत। आपने बस यही लिखना है इस हेडिंग में और ये हेडिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपका डे 5 का टारगेट भी कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के 1 या 2 टॉपिक्स रहते हैं, वो नेक्स्ट HOD में आपको इंशाल्लाह पढ़ा दिए जाएंगे। तब तक आपने जो पिछली 4 क्लासेस में और इस क्लास में 5 क्लास में जो जो आपको टारगेट मिला है उसके आपने नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर पे आपने वो क्वेश्चन लिखने हैं और अच्छे तरीके से याद करने हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपको कुछ एक टेस्ट बनाकर भेजा जाएगा। वो टेस्ट आप घर में ही लिखेंगे, आप पूरी ईमानदारी से उसे कीजिएगा, क्योंकि आप और आपके फ़ायदे के लिए होगा वो टेस्ट, के पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई है और आपकी कितनी तैयारी हुई है। वो टेस्ट इंशाल्लाह आपको चेक करके वापस भी दिए जाएंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट HOD में आपको इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं या नेक्स्ट जो टॉपिक रहते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़िए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।